नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंदर हमने तुगलक वंश शुरू कर रखा है। दिल्ली सल्तनत काल का तीसरा वंश तुगलक वंश को माना जाता है। और पहला वंश गुलाम वंश हमने पढ़ा, उसके बाद में खिलजी वंश पढ़ा। गुलाम वंश जो है उसका समय काल क्या था वो मैंने आपको बताया। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया। 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया। और 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक हम किसको को पढ़ने का काम कर रहे हैं, तुगलक वंश को। और तुगलक वंश में हमने दो शासकों को पढ़ लिया है। पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। दूसरा था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दूसरे नंबर का शासक था। अब हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर का शासक फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का भाई है। उसको हम आज पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका समय काल जो है 1351 से 1387 या 88 तक माना जाता है। मगर 1388 तक ही माना जाता है। कहीं कहीं 1387 भी लिखा हुआ मिलता है, मगर असली क्या है जो सही मायने में हर एक एग्जाम के अंदर माना गया वो है 1388 ईस्वी। और फिरोज शाह तुगलक जो है इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर भी क्या है कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने जो अलाउद्दीन खिलजी ने 24 तरह भारतीय जनता पर 24 कष्टदायी कर लगाए थे, इसने क्या किया कि 24 कष्टदायी करों को घटाकर केवल और केवल कितना कर दिया, 5 कर दिया। बाकी के सारे कर क्या है इसने समाप्त कर दिए। 19 कर इसने समाप्त कर दिए और 5 कर इसने शुरू रखे। वो पढ़ते हैं। इसने 24 कष्टदायी कर को हटाकर केवल 5 कर लगाए। और वो 5 कर कौन कौन से हैं? 5 कर, कर समझ में नहीं आता है तो कर को ही क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। तो पहला कर है उसमें जजिया कर। जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि ब्राह्मणों पे, महिलाओं पे और विकलांगों पे नहीं लगाया था, मगर इसने क्या कर दिया, जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। और जजिया कर जो है वो होता क्या है कि गैर मुस्लिम टैक्स है, कि जो मुस्लिम नहीं होता उनसे लिया जाता है। और किस लिए लिया जाता है कि वो अपने धर्म का अनुष्ठान, पूजा पाठ करने में उनको कोई भी बाधा ना आए, किसी भी प्रकार की कोई राजा जो है शासन करता है वो रुकावट ना करे, इसलिए क्या है 5 कर जजिया कर लिया जाता है। नंबर 2 है जकात कर। जकात कर जो है ये मुस्लिम ही पे करता है, कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पैसा इकट्ठा करता है। वो ही क्या है जकात कर है, कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, उसके लिए जो खर्च वहन होता है वो खर्च कौन देता है, मुस्लिम देता है। किसके माध्यम से? कर के माध्यम से। उसे ही क्या कहते हैं, जकात कर कहते हैं। नंबर 3 था खिराज कर। खिराज कर जो है गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला भूमि या राजस्व कर था, वो उसे कहते हैं खिराज कर। और नंबर 4 था उस्त्र कर।
ये जो है मुस्लिमों से लिया जाता था। और भूमि या राजस्व कर जो अदा करता था मुस्लिम, उसको कहते थे उस्तर कर। और नंबर 5 था खुमस खुमस कर। खुमस कर क्या था कि कोई भी युद्ध होता है उसके अंदर कोई जो दूसरा सुल्तान राजा होता है, शासक होता है, वो हार जाता है, तो वहां पे क्या होता है, खजाना होता है या कोई लूटपाट करते हैं, उसमें से 1/5 भाग तो राजा को देना होता था और 4/5 भाग सैनिकों का होता था। कि कितनी भी लूट की हो उसमें से 1/5 भाग तो राजा को देना और 4/5 भाग सैनिकों का होता था, उसे बोलते हैं खुमस कर। तो इसने ये 5 ही कर रखे, बाकी के 19 कर क्या है, हटा दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 24 कर लगाए थे भारतीय जनता पे, मगर इसने क्या किया, केवल और केवल 5 रखे, और यही 5 रखे और 19 कर को क्या कर दिया, हटा दिया। भारत में सबसे ज्यादा नहर निर्माण करवाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा नहर निर्माण भारत के अंदर, अगर सबसे ज्यादा नहर निर्माण किसी ने करवाया तो वो क्या है, फिरोज शाह तुगलक है। और इस फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के अंदर भी एक नहर का निर्माण करवाया। और वो हरियाणा के अंदर जिस नहर का इसने नाम निर्माण करवाया उसका नाम था सिरसा नहर। और इस सिरसा नहर का निर्माण करवा के इसने इसके चारों तरफ 1200 तरह के बाग लगा दिए। कि 1200 क्या है, 1200 इसने बाग लगा दिए। इस सिरसा नहर का निर्माण करवाकर इसने 1200, इसके नहर के चारों तरफ क्या है, 1200 बाग लगवा दिए। यह किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे ज्यादा नहर का, भारत के अंदर सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया, नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में कुल उपज पर सिंचाई कर लेने वाला शासक भी कौन था। और ये जो है दिल्ली सल्तनत में कुल उपज पर सिंचाई कर लेना क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम शुरू किया था। सबसे पहले शुरू किया था कि जितनी भी आपको उपज होती है उसके हिसाब से सिंचाई कर लागू कर दिया, कि पूरी की पूरी उपज से सिंचाई कर। और पूरी की पूरी उपज में से 1/10वां हिस्सा जो है वो क्या लेता था, कर के रूप में। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर के रूप में लेता था। क्या करता था कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम कुल उपज पर, ये जो सर्वप्रथम है, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम कुल उपज पर सिंचाई कर लेने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। और कितना भाग लेता था, कुल उपज में से 1/10वां हिस्सा कर के रूप में लेता था, सिंचाई कर के रूप में लेता था। सर्वप्रथम इसी ने ये योजना लागू की थी। फिरोज शाह तुगलक ने भारत के अंदर लगभग 300 शहर बसाए,
या नगर बसाए, एक ही बात है। कि 300 शहरों का जन्मदाता कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। इसने 300 शहरों को बसाया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, उनकी हम बात करेंगे। एक है फिरोजा ए हिसार। इस फिरोजा हिसार को किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। मगर जब अकबर का शासनकाल आया तो अकबर ने क्या किया? फिरोजा ए नाम हटवा दिया और केवल अब क्या नाम है? हिसार नाम है। दूसरा जो शहर है वो फतेहाबाद है। फतेहाबाद जो है, एक बार की बात है कि फिरोज शाह तुगलक अपनी पत्नी के साथ फतेहाबाद की तरफ आया था, हरियाणा में आया था। सिरसा इसको जाना था, फतेहाबाद के रास्ते होकर जा रहा था। तब इसने यहाँ पर इस जगह फतेहाबाद जगह पर इसके एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है फतेह खां। और उसी फतेह खां के नाम पर ये फतेहाबाद शहर बसाता है। और ये दोनों ही शहर हिसार और फतेहाबाद कहाँ पे हैं? हरियाणा में हैं। नंबर 3 इसने शहर बसाया फिरोजपुर। फिरोजपुर कहाँ पे है? पंजाब में है। नंबर 4 पे बसाया इसने फिरोज शाह कोटला। आपने सुना होगा फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम भी है। और यहाँ पे इसने फिरोज शाह कोटला शहर बसाया। नंबर 5 पे बसाया इसने फिरोजाबाद। और ये जो फिरोजाबाद है, ये इसको भारत की कांच नगरी भी बोला जाता है। और ये फिरोजाबाद यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एक शहर इसने बसाया जौनपुर। ये जो जौनपुर है, अपने भाई, इसका भाई था जोना खान। जोना खान के नाम पर इसने बसाया। और जोना खान ही कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये महत्वपूर्ण छह जो शहर है, ये इसने बसाने का काम किया। मगर बसाए कितने शहर? लगभग 300 शहर जो है इसने बसाए। इसमें से 6 शहर महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको बता दिया। फिरोज शाह तुगलक जो है, चांदी और तांबे के मिक्स सिक्के चलाता है। चांदी और तांबे के क्या चलाता है? मिक्स सिक्के चलाता है। और उन सिक्कों का नाम जो है, एक का नाम होता है अदा और उसको वो एक का नाम होता है विख। ये जो दो सिक्के चलाता है, अदा या विख, किसके होते हैं? चांदी और तांबे को मिक्स करके बनाए हुए सिक्के होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल और केवल तांबे के सिक्के चलाने का प्रयास किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना चाहा था, मगर वो क्या हो गया? असफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उस तांबे के सिक्के जो है वो नकली बनने शुरू हो गए, इसलिए वो उसकी योजना क्या हो गई? असफल हो गई। मगर इसने चांदी और तांबे के मिक्स सिक्के चला दिए, जिसको क्या कहा गया? अदा और विक कहा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी अपनी जीवनी लिखी, दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी क्या लिखी? जीवनी लिखी। और वो पुस्तक जो है वो है फतूहात ए फिरोज शाही। क्या है?
दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी खुद की जीवनी लिखी और पुस्तक क्या है? फतुहात ए फिरोज शाही। इसने हिमाचल प्रदेश, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? हिमाचल प्रदेश के नगरकोट में एक मंदिर है, मैंने आपको कम से कम 10 बार बता दिया होगा, वो मंदिर है ज्वालामुखी का मंदिर है। और इसने क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया। ज्वालामुखी मंदिर पर क्या करता है? ये आक्रमण करता है और ज्वालामुखी मंदिर को क्या करवा देता है? नष्ट करवा देता है। ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण करता है जो हिमाचल प्रदेश के नगरकोट में स्थित था, उसके ऊपर इसने आक्रमण किया और इसको क्या करवा दिया? नष्ट करवा दिया। अब दूसरा काम इसी मंदिर में किया इसने? लगभग 1300 हिंदू ग्रंथ जो थे उनको लूट लिया। अब 1300 हिंदू ग्रंथ इस मंदिर में रखे हुए थे, उन 1300 हिंदू ग्रंथों को इसने क्या कर दिया? लूट लिया। और कुछ हिंदू ग्रंथों को क्या कर दिया? जला दिया। और कुछ हिंदू ग्रंथ जो है इसका एक लेखक था, उसका नाम था उपाउद्दीन। इस उपाउद्दीन को दे देता है किसके लिए? इन ग्रंथों को, हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए। किस भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए किसको दे देता है? उपाउद्दीन को दे देता है। और उपाउद्दीन इन कुछ ग्रंथों का क्या कर देता है? अनुवाद कर देता है। और उसी अनुवाद किए गए ग्रंथों को क्या बोला गया? दलायते ए फिरोज शाही। क्या बोला गया? दलायते ए फिरोज शाही। किसको बोला गया? जो 1300 हिंदू ग्रंथ इसने लूटे थे, कुछ ग्रंथों को तो इसने क्या कर दिया? जला दिया। और कुछ ग्रंथों को, इसका एक लेखक होता था उपाउद्दीन, उस उपाउद्दीन को ला करके दे देता है कि इन हिंदी ग्रंथों को हिंदी या संस्कृत भाषा में लिखे थे, तो संस्कृत भाषा में से इसने क्या बोला कि फारसी भाषा में इसका ट्रांसलेट करना है, इसका अनुवाद करना है। और इस उपाउद्दीन ने उन कुछ ग्रंथों का अनुवाद किया इस भाषा में, फारसी भाषा में, और उसको बोला क्या गया? दलायते ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक के समय के अंदर दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा गुलाम इसके ही समय में थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे ज्यादा गुलाम जो है इसी के फिरोज शाह तुगलक के समय में ही थे। लगभग कितने? 1,80,000 गुलाम जो है इसके समय में थे। और इसने इन्हीं गुलामों को रखने के लिए एक विभाग बनाया, गुलामों के लिए विभाग बनाया एक। और उस विभाग को बोला गया दीवान ए बंदगान।
क्या बोला गया, इन्हें गुलामों के लिए 1,80,000 गुलामों के लिए एक विभाग बनाता है। उस विभाग को बोला जाता है दीवान ए बंदनाग। और इसने एक अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए भी एक विभाग बनाया। और इस विभाग को क्या बोला गया, दीवान ए खैरात। क्या बोला गया कि इसने 2 विभाग बनाए, एक तो दीवान ए बंदगान जो गुलामों के लिए था, एक क्या था, अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए था, उसका नाम क्या था, दीवान ए खैरात। किसने बनवाए, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए। और इसके दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा गुलाम अगर किसी के शासनकाल में थे तो किसके शासनकाल में थे, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे, लगभग 1,80,000। फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों के लिए एक अस्पताल का भी निर्माण करवाया। या अस्पताल बनवाया, एक ही बात है। और इस अस्पताल का नाम जो था वो था दारा उल शिफा। इसका नाम था दारा उल शिफा के नाम से इसने गरीबों के लिए एक अस्पताल का निर्माण करवाया या अस्पताल बनवाया, एक ही बात है। उस अस्पताल का क्या नाम था, दारा उल शिफा। इसने बात है 1369 की, और 1369 में इसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार के ऊपर जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। कब करवाया, 1369 में। 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं जो कुतुब मीनार की मंजिल है उसका निर्माण करवाया। और फिरोज शाह तुगलक ने सती प्रथा को भी बंद करवाया। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था वो इसी का भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक था, जोना खान था। मगर इसने क्या कर दिया, सती प्रथा को बंद करवा दिया। पूर्ण रूप से बंद नहीं करवा पाया, मगर लगभग 100 में से 95-96% इसने क्या करवा दिया, सती प्रथा को बंद करवाने का काम कर दिया। और सबसे पहले अगर सती प्रथा पर किसी ने प्रतिबंध लगाया तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी ऐसे ही बात आती है 1388 ईस्वी की। 1388 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये था फिरोज शाह तुगलक का पूरा जीवन का जो जो उसने कार्य किए, जो उसने अच्छे काम किए, जो बुरे किए, कौन से कर लगाए, क्या क्या चीज बनाई, ये हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। अब एक तुगलक वंश में एक और शासक रहता है नसीरुद्दीन शाह तुगलक, उसको भी हम पढ़ने का काम है करेंगे। तो आइए चलते हैं नसीरुद्दीन शाह तुगलक की ओर कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। अब 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो नसीरुद्दीन शाह तुगलक जो है वो शासन करने आता है। वो 1394 ईस्वी से शासन शुरू करता है और 1414 ईस्वी तक अपना क्या करता है, शासन करता है दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के अंतर्गत। और ये जो नसीरुद्दीन राजा बनने के बाद एक व्यक्ति होता है तैमूर लंग।
कि भारत पर 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने आक्रमण किया। ये जो तैमूरलंग है बहुत क्रूर शासक था। इसने भारत के अंदर बच्चों, महिलाओं, बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा, सबको सर कलम करता हुआ आगे बढ़ा, लूटता हुआ आगे बढ़ा और भारत के अंदर दिल्ली तक पहुंच गया। ये पंजाब से शुरू करता है और दिल्ली तक पहुंच जाता है। बहुत से क्षेत्रों के अंदर इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई और ये जो है एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए उसका नाम पड़ा तैमूरलंग। 1398 में ये आक्रमण करता है और दिल्ली सल्तनत तक पहुंच जाता है धीरे धीरे। तो इसका एक प्रतिनिधि होता है भारत में, तैमूरलंग का प्रतिनिधि खिज्जर खान होता है। खिज्जर खान था और ये जो है दिल्ली सल्तनत तक पहुंचने के बाद इस खिज्जर खान को क्या कर देता है कि भारत के अंदर जो जो भी क्षेत्र इसके अधीन आए थे तैमूरलंग के, वो उन क्षेत्रों का, खिज्जर खान को उन क्षेत्रों का प्रतिनिधि बना देता है। उन क्षेत्रों का प्रतिनिधि बना देता है। किसको बना देता है? खिज्जर खान को बना देता है। और यही खिज्जर खान जो क्या है 1414 ईस्वी में नसीरुद्दीन शाह तुगलक की हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? नसीरुद्दीन शाह तुगलक की हत्या कर देता है। कब करता है? 1414 ईस्वी में। और तुगलक वंश का अंत भी कौन सी ईस्वी में माना जाता है? 1414 ईस्वी में। और यही खिज्जर खान जो है वो क्या करता है 1414 ईस्वी में एक वंश की स्थापना करता है, सैयद वंश की। और सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। और माना जाता है इस खिज्जर खान का जो मकबरा है वो सोनीपत हरियाणा में है। सोनीपत हरियाणा में पड़ता है। किसका मकबरा? खिज्जर खान का मकबरा, जिसने सैयद वंश की स्थापना भारत के अंदर की। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चौथा वंश जो माना जाता है सैयद वंश, और उसका समय काल था 1414 से 1451 ईस्वी तक। तो आज हमने पढ़ा क्या कि तुगलक वंश हमने कंप्लीट कर लिया। कि पहले हमने पहली की एक कक्षा में गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ा, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा, जोना खान जिसका वास्तविक नाम था। आज हमने फिरोज शाह तुगलक को पढ़ा और नसीरुद्दीन शाह को पढ़ा। और भारत के अंदर 1369 में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ, उसका एक प्रतिनिधि था खिज्जर खान। और खिज्जर खान जो क्या है 1414 ईस्वी में नसीरुद्दीन शाह की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद 1414 ईस्वी में यही खिज्जर खान सैयद वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। तो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास जो है अच्छी लगेगी। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।